बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 सिंपल पेंडुलम के साथ, और ये चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर नंबर 17 है। अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल पेंडुलम के हवाले से ये पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम एक्चुअली पहले तो हमने प्रूव करना है कि दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 1 हमने प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नंबर 2 ये प्रूव करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है और ये टाइम पीरियड किन किन चीजों के इंडिपेंडेंट होता है। तीसरी चीज हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और इनके एंगल्स के हवाले से भी कुछ बड़े ही इसरार और रमूज से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, बगैर किसी क्या कहते हैं डिले किए, मैं चाहता हूं कि हम टॉपिक की तरफ स्ट्रेट जाएं। मैं सिंपल पेंडुलम यहां ड्रॉ कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आपके सामने एक बॉब है, एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली पे एक बॉब है, और इसकी यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है उसका नाम मैं एल रख देता हूं। ठीक है, हमने क्या किया, इस बॉब को यहां से डिस्प्लेस करके यहां तक लेकर आ गए। याद रखना, हम इस पे बहुत बड़ा एंगल प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एक स्मॉल एंगल होगा, अंडर 10 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं होगा। वरना आप, क्योंकि आपने टेंशन को टाइट रखना होता है, यानी जब आप बॉब को हिलाते हैं ना, सो ऐसा ना हो, यानी जब बॉब वापस आए तो वो रस्सी को टाइट करके आए। ऐसा ना हो कि भले वो रस्सी को झटक के आए, बिल्कुल टाइट करके आए। तो यहां आपकी जो है टेंशन लगती है अपवर्ड, और यहां आपको एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती है। ठीक है, इस पे कुछ फोर्सेस अमल कर रही हैं। ये लेंथ है, ये उसने यहां से यहां तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अचीव किया उसका नाम एक्स लूंगा। ठीक है, हुक्स लॉ के तहत जितना आप डिस्प्लेसमेंट अचीव करेंगे उतनी फोर्स उसमें आ जाएगी। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई है, ये जब वापस आता है इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होती है। रीस्टोरिंग फोर्स, ये वापस आता है, ये परपेंडिकुलरली वापस आता है। वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, वो होती है हमारे पास -mg sin थीटा के। ये मैं बताता हूं ये कैसे होती है। और एक फोर्स ये होती है जो इस टेंशन को टाइट करके रखा होता है। टेंशन ने इसको ऊपर की तरफ खींचा होता है, एक्शन और रिएक्शन के तौर पे बॉब उसका नीचे की तरफ होता है, या यूं करें बॉब में उसको नीचे की तरफ होता है बिकॉज ऑफ वेट, और रिएक्शन के तौर पर टेंशन ऊपर की तरफ लगी होती है। ये जो टेंशन होती है स्टूडेंट्स, ये mg cos थीटा के इक्वल होती है। चूंकि ये टेंशन जो, ये मैं बताऊंगा अभी ये कैसे है, चूंकि ये टेंशन mg cos थीटा में ऊपर की तरफ होती है, तो एक्शन का रिएक्शन भी इतना होता है, तो ये फोर्स भी हमारे पास mg cos थीटा के इक्वल होगी। और एक जो फोर्स है वो सीधा सीधा नीचे एक्ट करती है, वो फोर्स वेट की फोर्स होती है जो कि mg के इक्वल होती है, जो एग्जैक्टली जमीन की तरफ जा रही होती है। ये इतनी होती है जितना ये एंगल है हमारे पास। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन पॉप इन होता है, why mg cos theta, why -mg sin theta, why this is mg। ये 3 क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। ये कंपोनेंट्स इन लोगों ने कैसे ड्रॉ किए। ठीक है, जब हमने इसको डिस्प्लेस करके यहां तक ले गए थे ना, यहां तक लेके चले गए थे, ये वापस आता है और ये एक एंगल प्रोड्यूस करता है थीटा, मतलब ये हमारे पास एक एंगल प्रोड्यूस करता है 90 डिग्री का। अब एक चीज आपने पढ़ी है कि थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होता है। सॉरी, थीटा हमारे पास 90 डिग्री, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ये हाइपोटेन्यूज है आपका 90 के सामने वाला, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलरली चलती है, परपेंडिकुलरली हिट करती है। ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। थीटा हमारे पास ये, क्योंकि ये एंगल हमारा प्रोड्यूस, उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये यानी परपेंडिकुलर कौन सी है हमारे पास, अगर देखा जाए परपेंडिकुलर एक्स है ये वाला, या आप एक्स तो डिस्प्लेसमेंट में कह रहे हैं, लेकिन ये रीस्टोरिंग फोर्स भी हम कह सकते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स इस साइड पर है परपेंडिकुलर, जबकि हाइपोटेन्यूज किस साइड पर है हमारे पास, ये एल है, और ये हमारे पास बेस हो गया। बेस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टेंशन वाली फोर्स है। चलो टेंशन लिख लेते हैं।
अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ये सबको पता है। हम चूंकि परपेंडिकुलर ये है, रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये एल, ठीक है, एल ये वाली फोर्स जो मेजर फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है, ये फोर्स साइन थीटा। एफ वहां जाएगा तो एफ आर हो जाएगा एफ साइन थीटा के इक्वल। दोबारा सुन ले, ये वाली जो फोर्स है ये अब नीचे जाने वाली फोर्स है, ये एग्जैक्टली नीचे जाने वाली ये वाली फोर्स है, ये वाली एफ इज इक्वल टू एम जी के इक्वल है हमारे पास। जब साइन थीटा लगाएंगे इस थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। अभी हमारे पास ये एल नाम भी था, हमने एल नहीं रखा। अभी हम जो डिस्कशन करें वो फोर्सेस को डिस्कशन करें, अभी हम डिस्प्लेसमेंट्स को डिस्कशन नहीं करें। ऑल्दो के परपेंडिकुलर एक्स भी और रीस्टोरिंग फोर्स भी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस, हम फोर्सेस को डिस्कशन कर रहे हैं। तो एफ साइन थीटा, और एफ कौन सा था ये हमारे पास नीचे जाने वाला, वो डब्ल्यू है, डब्ल्यू साइन थीटा। और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, एम जी के, एम जी साइन थीटा। ये हमारे पास फोर्स आ गई, कौन सी फोर्स, एफ, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी, परपेंडिकुलर वाली थी, और परपेंडिकुलर ये है हमारे पास। तो इस वजह से ये माइनस एम जी साइन थीटा नाम हमारे पास पड़ा। माइनस क्यों पड़ा, क्योंकि रीस्टोर हो रही है, दूसरी डायरेक्शन में चल रही। अगर ये उस साइड पे जा रही होती फोर्स की डायरेक्शन में तो ये हमारे पास पॉजिटिव होती, इसलिए नाम माइनस एम जी रखा। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं एम जी कॉस थीटा, इसका नाम क्यों रखा। ये देखें, ये ट्राइंगल बनी हुई है, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, ठीक है। कॉस थीटा होता है बेस, बेस ये बेस हमारे पास क्या है, ये वाली फोर्स टेंशन ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ, एफ वहां चला जाएगा, एफ कॉस थीटा, और टेंशन वाली फोर्स हमारे पास ये आ जाएगी, ये टेंशन वाली फोर्स है। ये फोर्स आपको मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, इसको एम जी भी कहेंगे। तो ये टेंशन वाली फोर्स आ जाएगी हमारे पास एम जी कॉस थीटा, ये तो ये एम जी कॉस थीटा आ गई। चूंकि ये एक्शन है उसका रिएक्शन नीचे की तरफ है, या ये एक्शन है उसका रिएक्शन, तो अगर रिएक्शन फोर्स एम जी कॉस थीटा है तो एक्शन फोर्स भी हमारे पास एम जी कॉस थीटा होगी। तो ये एम जी कॉस थीटा इस तरह प्रूव हुआ था। आई होप आप ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। याद रखें, जो फोर्स एक्ट करती है ना पेंडुलम पे, सिंपल पेंडुलम पे, वो माइनस एम जी साइन थीटा के इक्वल होती है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि यही उसको लेके चलती है। एम जी कॉस थीटा नहीं चलाती। एम जी कॉस थीटा एक्शन की जगह उसका रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एम जी कॉस थीटा खत्म हो जाता है। एक्शन, टेंशन, उसका रिएक्शन, दे ऑल आर कैंसिलिंग ईच अदर्स। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके, बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उन दोनों का सेम है। सो चलाने वाली फोर्स कौन सी है, माइनस एम जी साइन थीटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम रख लें आप यार। अब चलते हैं थोड़ा सा हम आगे, इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। अब इन टर्म ऑफ डिस्कस करते हैं, पहले हमने इन टर्म ऑफ फोर्सेस डिस्कस किया, अब हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं। अगर फर्ज करें इसी में साइन थीटा, हमें साइन थीटा का पता है, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर है। अब डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस करें, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या, एक्स, और हाइपोटेन्यूज वैसे ही एल था, यानी एक्स ओवर एल आ गया, यानी साइन थीटा आ गया एक्स बाई एल। तो इसकी वैल्यू को उठाएं, इसमें पुट कर दें, तो रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी माइनस एम जी एक्स बाई एल। ये नंबर 2 ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये बात तो आपको समझ आ गई है सारी की सारी। अब जरा हम इसी को दोबारा डिस्कशन करते हैं। ये तो यानी आप डिस्कसिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा देखते हैं। इसमें जरा साइन थीटा को डिस्कस करो। आप जानते हैं मैंने आपको कहा था ये बहुत बड़ा एंगल नहीं होगा, ये एंगल इज टू स्मॉल, वेरी स्मॉल। एंगल जो है ये आमतौर पे 0 से लेकर 10 के बीच बीच में होगा, बल्कि 10 भी शायद नादर ही हो, बहुत कम एंगल होता है, छोटा एंगल, वरना आप सिंपल पेंडुलम को सही तरीके से नहीं रीड कर सकते।
की सिंपल हार्मोनिक मोशन को सही तरीके से रीड नहीं कर सकता। यू नीड टू डिस्प्लेस इन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट so that it could be tighten up so that the tension could be produced easily, यानी टेंशन आपकी वहां पैदा रहे। so sin थीटा जब बहुत स्मॉल होता है ना, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो उस वक्त साइन थीटा tan थीटा के इक्वल होता है, याद रखना, और ये थीटा के इक्वल होता है इन रेडियन। ये आप खुद भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर में आपके सामने एक डेमो देता हूं, ये देखें इधर। अब मैं दिखा तो नहीं सकूंगा, आप कैलकुलेटर पकड़ें, साइन 1 डिग्री फाइंड करें। ये आ रहा है मेरे 0.0174, 0.0174। tan 1 डिग्री करें, अगेन 0.0174, वही आंसर आया जो साइन 1 डिग्री का आया, वही tan 1 डिग्री का आया। उसी 1 डिग्री को जरा आप रेडियन में करें। आपको पता है रेडियन में लाने का मेथड क्या होता है? 1 डिग्री को रेडियन में लाने का मेथड होता है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें। पाई 3.14 है, डिवाइड 180 से, 3.14 डिवाइड 180 से। ये भी स्टूडेंट 0.0174, वही चीज आई, 0.0174। साइन 1 डिग्री में वही, tan 1 डिग्री में वही, और 1 डिग्री को रेडियन में लाएं तो वही, यानी थीटा भी वही, थीटा इन रेडियन भी वही। इसी तरह साइन, चले हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 5 डिग्री कर लेते हैं। साइन 5 डिग्री 0.087 आया। tan 5 डिग्री करें, सेम वही चीज, सॉरी, tan 5 डिग्री करें 0.0874, वही चीज आई। और 5 डिग्री को रेडियन में करें, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड 180 से करें, तो वो भी हमारे पास 0.087, यानी सेम चीजें हमारे पास आ रही हैं। जब इफ एंगल इज टू स्मॉल, एंगल हमारे पास बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा और tan थीटा दोनों बराबर होते हैं, यानी इफ थीटा इज टू स्मॉल, स्मॉल हो, बहुत स्मॉल हो, बल्कि यहां लिखें टू स्मॉल। टू स्मॉल का मतलब है रेंज वो 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच तक। तो साइन थीटा, tan थीटा और इवन थीटा इक्वल होता है। हम इसको यानी इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स होगी -mg थीटा के, यानी ये इक्वेशन नंबर 3 हमने कर दी। आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स ये बात तो हो गई, ये तो इजी था। आइए चलते हैं जरा, हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन्स लॉ था, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, कि F जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी नंबर 4th इक्वेशन। अगर मैं 4th इक्वेशन को इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर कर लूं, यानी सॉरी इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर कर लूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, तो हमारे पास आ जाएगा ma इज इक्वल टू -mg x बाई एल। m और m क्या हो गए? कैंसिल हो गए। a हमारे पास आ गया -g/L(x), ये आ गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 5 आप रख लें। ये एक्सेलरेशन आया, ये एक्सेलरेशन निकाला क्यों हमने? न्यूटन ने बताया था व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन भी लगता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी आपका फोर्स अगर नेगेटिव है ना स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। जहां फोर्स पैदा होगी एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। लेकिन हमने एक्सेलरेशन निकाला क्यों? हमने इसको साबित करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन ही नहीं चाहिए, हमें यह भी चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहिए एक्स के डिस्प्लेसमेंट के। ये हमने पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहिए -x के। अगर ये लॉ नहीं लगता, नो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इन प्लेस, उसकी कोई प्लेस में ही नहीं है वो। चले देखते हैं। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एल क्या होता है? आपका लेंथ। ये ना तो इसकी लेंथ चेंज होगी, ऐसा नहीं है सिंपल पेंडुलम आपका 12 सेंटीमीटर का वो चेंज होकर 14 हो जाए, वो आए, वो क्यों आपका? वो मैंने तो ये स्टार्ट में ही कहा कि आपने जो ये लेनी है, स्ट्रिंग लेनी है, ये इनएक्सटेंसिबल लेनी है, यानी इसको खींच के बड़ा ना किया जा सके, ये बड़ी पक्की हो। हमारे पास
जी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन माइनस कांस्टेंट एक्स के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो गया, दोनों चेंज होने वाली वैल्यूज ही नहीं है। तो अगर मैं कांस्टेंट को किसी में से निकाल दूं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगता होता है, ये याद रखें। जब आप इक्वल में से कांस्टेंट निकालते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लगता है। साबित हुआ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो भाई पहली चीज अप्रूव होगी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हमने प्रूव कर ली। अब आते हैं स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फार्मूला हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी पढ़ा था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी पढ़ा था। ये जब हमें प्रूफ पता चल गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, देन आप ये लगाएंगे। अगर पता ना चले आप नहीं लगा सकते, आपको पता चल गया कि ये है तो आप लगाएंगे। अब देखें, आप इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 5, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस ये होगा हमारे पास माइनस जी ओवर एल एक्स माइनस जी ओवर एल एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कटा माइनस माइनस कटा, ओमेगा स्क्वायर आ गया जी बाई एल, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाएं तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ, ओमेगा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल, ये आ गया, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये अब हमने टाइम पीरियड निकालना है कि एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास जब कंप्लीट यहां से चलता है, यहां से होकर वापस इस जगह पर जाता है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाता है, उसको कितना टाइम लगता है वापस आने में, that is known as time period. When a body oscillates and complete its round trip in a time, that time is known as time period. उसको time period कहेंगे। और time period का फार्मूला होता है, आपको पता है, आप सबने पढ़ा हुआ है। time period का फार्मूला वो था हमारे पास, ऑन करें, नहीं 2 पाई बाय, नहीं 2 पाई, यस 2 पाई बाय ओमेगा, ये फार्मूला था। ये फार्मूला एक्चुअली क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये टी को उधर ले जाए, ओमेगा को, यानी एक दूसरे के साथ इनवर्ट एंडो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे। अब हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू ये मैंने निकाली हुई है, ये इसकी वैल्यू को उठाएं, यहां डालें, 2 पाई 1 ओवर ओमेगा है ना, ये 1 ओवर ओमेगा का मतलब हुआ ये जी बाई एल उल्टा कर दें, एल बाई जी, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था। इसको उल्टा भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी लाने के लिए, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, सो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई जी बाई एल। अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड होता है, दैट इज नंबर 1 इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, मैस के इंडिपेंडेंट होता है। नंबर 2 इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, बस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एल के, बस, और किसी के साथ भी लिंक नहीं करता, जी के साथ लिंक करता। ऑब्वियसली आप अगर साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी लैब में, जी की वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, सो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। अगर जी फर्ज करें आप सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट यहां करते हैं और मून पे जाके करते हैं, देन आंसर डिफरेंट आएंगे, फिर चूंकि जी की वैल्यू होल्ड करेगी उसको। आमतौर पे अगर इफ यू आर डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट in a lab at the same place, obviously G is not halting you at all, that would be constant because the value of G is constant everywhere on earth, but L, that would halt, that would create some changes। दो चीजें जो हैं इंडिपेंडेंट होती है, मैस, आप इस पेंडुलम की जगह पे आप ना जमीन जितना बड़ा गोला लगा लें और उसको भी चलाएं, यकीन करें वही आपका टाइम पीरियड होगा अगर आपने इसकी लेंथ चेंज ना की तो। एम्पलीट्यूड बेशक थोड़ा पीछे से कर लें, 2 डिग्री से ना करें, 10 डिग्री से करें, कहें जी मैं जोर से करूंगा जोर से आएगा, नेवर, वही टाइम पीरियड लगेगा।
आप यहां से छोड़ें अगर 2 सेकंड में वापस आता है, यहां से छोड़ें तब भी 2 सेकंड में ही वापस आएगा। छोटा सा बॉल लगाएं 2 सेकंड में आता है, बड़ा सा बास्केटबॉल लगा लें बड़ा बॉल, तब भी वो उसी तरह वापस आएगा। कोई चीज अगर मैटर करती है दैट इज टाइम पीरियड, लेंथ। सोचें अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं डबल कर लूं, इसको 2L कर दूं, ये 2L, इसको डबल कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कमेंट पे मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर 4 गुना कर दूं तो क्या पड़ेगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को समझा होगा, आपसे देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।